नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गौरव और आप देख रहे हैं जीएसएम स्टडी लवर। आज हम बात करने वाले हैं सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। दुनिया में सबसे पुराने शिक्षण संस्थानों की जब भी बात आती है तो नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सबसे ऊपर आता है। भारत के कॉलेज और विश्वविद्यालय आज भले विश्व के टॉप एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़ में शामिल नहीं हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब भारत देश विश्व में शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा करता था। भारत में ही खुला दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था, जिसे हम नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना सन 450 ईस्वी में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। बताया जाता है कि कोरिया, जापान, तिब्बत, इंडोनेशिया, फ्रांस और तुर्की से छात्र इस विश्वविद्यालय में अच्छी शिक्षा के लिए आते थे। यहाँ एक समय में मध्य पूर्वी एशिया के करीब 10,000 छात्र एक परिसर में रहते हुए अध्ययन करते थे। उसी वक्त वहाँ की लाइब्रेरी में करीब 90 लाख किताबों का संग्रह रखा गया था। यह छात्र मेडिसिन, तर्कशास्त्र, गणित और बौद्ध सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करते थे। अपनी स्थापना के 700 साल बाद तक नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया भर में शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना रहा। इस दौरान इसकी प्रभुता फलती फूलती रही और उस समय तक दुनिया में इसके जैसा कोई दूसरा उदाहरण नजर नहीं आया था। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने एक बार कहा था, हम लोग जो बौद्ध ज्ञान मिला है वह सब नालंदा से आया था। नालंदा यूनिवर्सिटी का परिसर काफ़ी खुला हुआ था, लेकिन बाहर से यह एक किले जैसा था। इस डिजाइन को दूसरे बौद्ध संस्थानों ने भी वक्त के साथ अपनाया था। प्राचीन भारत चिकित्सा प्रणाली यानी आयुर्वेद के बारे में नालंदा विश्वविद्यालय में काफ़ी कुछ सिखाया जाता था। बाद में यहाँ के छात्रों के जरिए यह ज्ञान पूरी दुनिया में दूसरे हिस्सों में फैला, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी के सबसे महत्वपूर्ण और असरदार विरासत शायद गणित और खगोल विज्ञान के इसके उपलब्ध में थी। भारतीय गणित के जनक माने जाने वाले आर्यभट्ट के बारे में अनुमान लगाया जाता है कि वह 6वीं शताब्दी की शुरुआत में नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख थे। कोलकाता स्थित गणित के प्रोफेसर अनुराधा मिश्र ने बताया कि आर्यभट्ट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शून्य को एक अंक के रूप में मान्यता दी। उनके अवधारणा के अनुसार बहुत से बड़े बदलाव देखने को मिले, जिसमें गणितीय घटनाओं को सरल बनाया और बीजगणित एवं कैलकुलस जैसे अधिक जटिल गणित को विकसित करने में मदद की। शून्य के बिना हमारे पास कंप्यूटर भी नहीं होते। प्रोफेसर मित्रा आर्यभट्ट के बारे में बताती है कि वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि चंद्रमा की स्वयं की रोशनी नहीं है, और यह सारी खोज उन्होंने इसी विद्यालय से की थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री हैंसोंग ने 7वीं शताब्दी में नालंदा यात्रा के दौरान केवल भ्रमण के बजाय यहाँ लंबे समय तक रहे और अध्ययन भी किया। इसके बाद इस विश्वविद्यालय में वह एक प्रोफेसर के पद पर भी रहे और 630 ईस्वी के में भारत आए। हैंसोंग 645 ईस्वी में चीन लौट गए। उनके साथ नालंदा से 657 बौद्ध धर्म ग्रंथ को लेकर गए थे। वह दुनिया को सबसे प्रभावशाली बौद्ध विद्वानों में से एक माना जाता है। इन ग्रंथों में बहुत सौ को चीनी अनुवाद किया गया। इसके अलावा उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी, जिसे नालंदा विश्वविद्यालय ने अपने अनुभवों को लिखा था। उनके जापानी शिष्य देशों के बारे में उनसे लिखते हुए लेख को जापानी भाषा में अनुवाद करके बौद्ध धर्म का जापान में प्रचार किया। यहाँ एक मुख्य धर्म बना गया। यही वजह है हैंसोंग को बौद्ध धर्म के पूर्व देशों में पहुँचने वाले बौद्ध भिक्षु के रूप में याद किया जाता है। इतिहास के अनुसार सन 1193 में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के दौरान इसे नस्तनाबूद कर दिया गया था। कि आक्रमण के दौरान यहाँ आग लगा दी गई, और कहा जाता है कि यहाँ इतनी किताबें थी कि उस समय यह विश्वविद्यालय लगभग 3 महीनों तक लगातार जलता रहा। आक्रमण में यहाँ कार्य करने वाले धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुओं को भी मार डाला गया था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है, जिसका प्रवेश एक मुख्य द्वार हुआ करता था। उत्तर में दक्षिण की ओर मतों की कतार थी। इसके अनेक भाव स्तूप मंदिरों में बुद्ध भगवान के मूर्तियां स्थापित थी, जो अब नष्ट हो चुकी है। इस विश्वविद्यालय में नष्ट होने के करीब 8 शताब्दी के बाद विद्वानों ने व्यापारी तौर पर प्रचारित का सिद्धांत को खंडित किया है, जिसके मुताबिक कहा जाता है कि खिलजी और उसके सैनिकों ने बौद्ध शिक्षा केंद्रों को इसलिए नष्ट किया था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यह एक इस्लाम को चुनौती दे रहा था। भारत के उच्च पुरातत्व वेदों में शामिल एच.डी. सांगलिया ने अपनी 1934 के पुस्तक द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा में लिखा है कि किले जैसा परिसर इसके
कहानियों के चलते आक्रमणकारी यहाँ हमले के लिए आकर्षित हुए होंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की दीवारों की अवशेष आज भी इतने चौड़े हैं कि इनके ऊपर ट्रक चलाया जा सकता है। पटना से करीब 90 किलोमीटर दूर बिहार शरीफ में, करीब 12 किलोमीटर दूर दक्षिण में भी इस विश्व प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय के खंडहर स्थित है। आपको बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कलाकार का अद्भुत नमूना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे थे और 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें एक समय में 3 लाख से अधिक पुस्तकें मौजूद हुआ करती थी। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होता था और यहाँ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। उसके साथ उनका रहना और खाना भी पूरी तरह निःशुल्क था। इस विश्वविद्यालय की एक खास बात यह थी कि यहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली से सभी कार्य होते थे। कोई भी फैसला सभी की सहमति से लिया जाता था। मतलब सन्यासियों के साथ टीचर्स और स्टूडेंट भी अपनी राय देते थे। तो दोस्तों, इसको नष्ट करने के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।